बहुत समय की बहुत पुरानी बात है। शांतिनगर राज्य के गोपालपुर गांव में हरिया और चंदा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक साथ खेती में काम करते थे। अरे चंदा भाई, चलो अब चलते हैं। अब खेतों का काम लगभग खत्म भी हो गया है। हाँ भाई, हरिया चलो चलते हैं। जब हरिया कहीं जाता तो वह अपना घर चंदा को सौंप देता, और जब चंदा कहीं जाता तो वह अपना घर हरिया को सौंप देता। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़क थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इन दोनों की मित्रता तब हुई थी जब दोनों बालक थे। चंदा के पिता दोनों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। चंदा के पास उसकी बूढ़ी चाची रहती थी और चंदा की नजर उसकी बूढ़ी चाची की 4 बीघे जमीन पर थी। चाची, यह जो 4 बीघे जमीन है वह मेरे नाम कर दो। तुम्हारा कोई वारिस भी तो नहीं है जो तुम्हारी सेवा करेगा। अब तो बस हम ही हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। हाँ रे बेटा चंदा, तुम ठीक कहते हो। मेरा है ही कौन जो मेरी सेवा करेगा। एक तुम ही तो हो जो मेरी सेवा करोगे। फिर कुछ दिन बाद चंदा ने वह जमीन अपने नाम पर लिखवा ली। जब तक वह जमीन चंदा के नाम नहीं आई तब तक उसने अपने बूढ़ी चाची का बहुत अच्छी तरह से सेवा किया। चंदा तरह तरह के व्यंजन खिलाए और खूब सेवा की, लेकिन जमीन पर कब्जा मिलते ही यह सारी खातिरदारी छूमंतर हो गई। चंदा की पत्नी भी अपने बूढ़ी चाची को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। बुढ़िया न जाने कब जाएगी। 3-4 बीघे जमीन क्या दे दी, मानो खरीद लिया हो। जितना खर्चा इसके खाने कपड़े में कर दिया। अगर उतना ही खर्चा किया होता तो गांव भर की जमीन ले लेती। अरे क्या ही मांगती हूँ बेटा, बस 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा ही तो चाहिए। बूढ़ी चाची चंदा के पत्नी को ये बात कही कि तभी चंदा क्रोधित होकर अपने बूढ़ी चाची को कहती है, क्या बात करती हो बुढ़िया, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। दोनों पैर कब्र में हैं, लेकिन तुम्हें खाना 56 भोग ही है। जब बूढ़ी चाची से यह सब सहा न गया तो उसने चंदा से कहा, अरे बेटा, मेरा तुम्हारे साथ निर्वहन नहीं होगा। तुम मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो, मैं अलग पका कर खा लूंगी। अरे बुढ़िया, रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं? मुझे भी तो खाने पहनने के लिए कुछ चाहिए ना। बुढ़िया, मुझे क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। देखो बेटा चंदा, अगर तुम मुझे खाना खर्चा नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलवाऊंगी और वहीं तुम्हारा फैसला होगा। हाँ बुढ़िया, जरूर पंचायत करो। मुझे भी यह दिन रात की खटखट पसंद नहीं आती। पंचायत में जीत किसकी होगी? चंदा को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और तभी चंदा मन ही मन सोचता है, गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा ऋणी ना हो। आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं फैसला सुनाने के लिए। फैसला मेरे ही पक्ष में होगा। इसके बाद बूढ़ी चाची आसपास के कई गांव में दौड़ती रही। गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके सामने बूढ़ी चाची ने अपने आंसू ना बहाए हो। बेटा श्यामलाल, तुम मेरी पंचायत में जरूर आना और पंचों के साथ मिलकर मुझे न्याय दिलवाना। अब तुम्हारे दोनों पांव कब्र में लटके हैं। तुम्हें अब क्या चाहिए? खाना खाओ और भगवान का नाम लो। बूढ़ी चाची श्यामलाल की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और चारों तरफ घूम घाम के हरिया के पास आई। हरिया बेटा, तुम भी दम भरकर मेरी पंचायत में चले आना। मुझे वहां बुलाकर क्या करोगी अम्मा? गांव भर के लोग तो वहां आएंगे ही। अपनी विपदा तो मैं सबको रोआई। अब तुम आना या ना आना यह तुम्हारी मर्जी। अम्मा, आने को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। अरे क्यों हरिया बेटा? अम्मा, अब इसका क्या जवाब दूं? चंदा मेरा बाल मित्र है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। बाल मित्र के डर से ईमान की बात ना कहोगे। अम्मा, तुम तो जानती हो चंदा से मेरी गहरी दोस्ती है, इसलिए मैं अपने मित्र चंदा के खिलाफ नहीं बोल सकता। कृपया मुझे क्षमा करें अम्मा।
इसके बाद हरिया के पास कोई जवाब नहीं था। ये बात उसके मन में घर कर गई कि बिगड़ने के डर से न्याय की बात नहीं करोगे। फिर कुछ ही समय बाद शाम हुई और पंचायत बैठ गई। लगभग गांव के सभी लोग पंचायत में मौजूद थे। अधिकांश लोग सिर्फ दर्शक बनकर आए थे और उधर चंदा पहले से ही वहां मौजूद था, जो हरिया से कुछ दूरी पर खड़ा था। जब पंच बैठ गए तो बूढ़ी चाची ने कहना शुरू किया। पंचों, आज से कुछ वर्ष बीत गए। मैंने अपनी सारी जमीन चंदा के नाम कर दी थी। इसने मुझे खाना और कपड़ा देने का वादा किया था, परंतु अब तो ना मुझे रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा। मैं बेबस बेवा हूँ। आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। मैं पंचों के फैसले को सर माथे पर रखूंगी। फिर उन्हीं में से एक श्यामलाल बोला। चंदा, तुम किसे पंच चुनते हो? अभी इसका निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेगा वही मानना पड़ेगा। पंचों का फैसला सरा पर होगा। मेरी बूढ़ी चाची जिसे चाहे पंच चुन सकती हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पंच ना तो किसी का दोस्त होता है, ना ही दुश्मन। तुम्हारा किसी पर भरोसा होना हो हरिया पर तो है। मैं हरिया को ही पंच चुनती हूँ। उधर चंदा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन उसने अपने भाव को छुपाते हुए कहा। हरिया ठीक है, मेरे लिए तो सब एक ही समान है। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई तो हरिया ने कहा। चंदा, हम और तुम पुराने मित्र हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी अम्मा दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। तुमको जो कहना हो तुम कहो। चंदा को अब भरोसा हो गया था कि बाजी उसके हाथ में है। पांचू, काफी समय हो गया। मैंने बूढ़ी चाची की जमीन ली थी और मैं चाची को रोटी कपड़ा देता रहा और सेवा भी की। अब जो दोनों औरतों में अनबन हो रही है तो मैं क्या करूं? अब चाची मुझसे महीने का खर्च मांग रही हैं, जबकि पहले इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, वरना मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बूढ़ी चाची द्वारा दिए गए खेत में मुनाफा नहीं होता। बस मेरा यही कहना है। ये तुम क्या कह रहे हो चंदा कि खेत में मुनाफा ही नहीं होता? 4 बीघे खेत में 4 मन धान भी निकल आए तो उसकी कीमत बाजार में 800 रुपए होगी, और बूढ़ी अम्मा का साल भर का खर्च ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 ही होगा। हरिया के यह शब्द चंदा पर लाठी के सामान पड़ रहे थे। उधर पंचायत में बैठे सभी लोग हरिया की बातों पर मुग्ध हो गए और तभी चंदा मन में बोलने लगा। हरिया को यह क्या हो गया है? यह क्यों मेरी जड़ें खोदने में लगा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती काम नहीं आएगी? पंचायत में बैठे सभी लोगों की तारीफों के बीच हरिया ने अपना फैसला सुनाया। चंदा, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है और पंचों को लगता है कि अम्मा को हर माह खर्च देना सही है। हमारा विचार है, अम्मा के खेतों से इतना मुनाफा होता है कि उन्हें माह खर्च दिया जा सके। यही हमारा फैसला है कि अगर चंदा को माह खर्च देना मंजूर ना हो तो जमीन के सौदे को रद्द किया जाए। यह सुनकर चंदा सन्नाटे में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। जो अपना मित्र है वही हेर फेर करने लगा, शत्रु जैसे व्यवहार करने लगा। आज से हरिया मेरा मित्र नहीं। हरिया के इस फैसले पर सभी दिल खोलकर तारीफें करने लगे। फिर वहीं श्यामलाल ने कहा। इसी का नाम है पंचायत। दोस्ती अपनी जगह और न्याय अपनी जगह। पंचायत समाप्त हुई। सब अपने अपने घर चल पड़े। हरिया के इस फैसले ने दोनों की मित्रता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इतने वर्षों की दोस्ती सत्यता की एक हवा के झोंके को सहन ना कर सकी। फिर चंदा हर घड़ी बस यही सोचने लगा कि हरिया से बदला कैसे लिया जाए। कब और किस तरह मुझे हरिया से बदला लेने का मौका मिलेगा? मैं उससे बदला जरूर लूंगा। चंदा को बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। हरिया कुछ वर्ष पूर्व एक बैल की जोड़ी लेकर आया था। पंचायत होने के कुछ महीने बाद ही बैलों की जोड़ी से एक बैल मर गया। इस पर चंदा ने अपने दोस्त से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। उसने मेरे साथ धोखेबाजी की और उसके बैल ने उसका साथ छोड़ दिया है। जबकि उधर हरिया को लगता था कि चंदा ने ही उसकी बैल को मरवा दिया है कि तभी हरिया अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि चंदा ने मेरे बैल को जहर दिलवा दिया है। वह मुझसे बदला तो लेना ही चाहता था, इसीलिए मेरे बैलों को मरवा दिया है। फिर हरिया ने बैल का जोड़ा बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी बैल नहीं मिला।
अकेला बैल किस काम का, मुझे इसे बेच देना चाहिए। उसी गांव में एक सेठ अमीर चंद नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसकी नजर हरिया के बैल पर थी। वह सोचता रहता है, यह बैल तो बहुत अच्छा है, अगर ये हाथ लगे तो दिन में बाजार के 4 चक्कर लग जाएंगे। और वह बैल का भाव करने के लिए हरिया के घर जा पहुंचा। अरे हरिया भाई, मैंने सुना है आप इस बैल को बेचना चाहते हो। हाँ सेठ जी, अब यह अकेला बैल किस काम का, सोचता हूँ ढंग के पैसे मिले तो बेच दूं। मैं भी एक बैल की तलाश में था, अगर 200 रुपए लो तो यह बैल मुझे बेच दो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, पूरे 2000 रुपए दिए थे तो यह बैल की जोड़ी लाया था। वह तो बैल की जोड़ी थी न, अब अकेला बैल किस काम का। अच्छा चलो ना, तुम्हारी न मेरी 300 रुपए में सौदा पक्का करो। फिर 300 रुपए में सौदा पक्का हुआ। सेठ अमीर चंद ने 2-3 महीने में रकम अदा करने का वादा किया। हरिया को भी गर्ज थी तो उसने घाटे की परवाह नहीं की। उधर सेठ अमीर चंद ने नया बैल पाया तो उसे रगड़ने लगा। अधिक काम लेने व ढंग से चारा न पाने के कारण बैल बहुत कमजोर हो गया और एक दिन सेठ अमीर चंद के साथ बाजार जाते हुए वह रास्ते में ही मर गया। हरिया जब भी कीमत मांगने जाता तो महीना महीना करके राम कैलाश डाल देता। कुछ दिन बाद फिर हरिया अपने बैल की कीमत मांगने गया। सेठ जी 4 महीने बीत गए। महीने महीने कहते कहते आपने आज तक बैल की रकम नहीं चुकाई। अरे हरिया, यहाँ तुम पैसों का पेड़ लगाकर गए थे क्या, जो हर महीने मुंह उठाकर चले आते हो? मुर्दा बैल दे दिया था, उस पर भी रकम मांगने चले आते हो। हमें धोखा देकर मरेला बैल हमारे गले बांध दिया, वह अब मर गया है। मरे बैल का दाम अदा करो, हमें गधा समझा है क्या? फिर हरिया सेठ अमीर चंद के कटु वचन सुनकर बहुत निराश हो गया। अब वह अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसे गांव का ही एक व्यक्ति श्यामलाल मिला। अरे भाई हरिया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो भाई? अरे अब हम तुमको क्या ही बताएं भाई, मेरे पास जो 300-400 आने की खुशी भी थी वह भी खत्म हो गई। ऐसे दुखी होने से काम नहीं चलेगा। पंचायत बुलवा, जो कुछ तय होगा वो स्वीकार कर लेना। फिर हरिया ने श्यामलाल की बात मानकर पंचायत बुलाई। सभी लोग तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने दल बना लिए। फिर उसी जगह पर पंचायत बैठी तो श्यामलाल ने कहा, अब देर किस बात की है, पंच चुन लेना चाहिए। कहो हरिया, पंच किसे चुनते हो? मैं क्या बताऊं, सेठ अमीर चंद ही पंच चुन ले। चंदा भी पंचायत में शामिल था। सेठ अमीर चंद ने अकड़ होकर कहा, मैं चंदा को पंच चुनता हूँ। चंदा का नाम सुनते ही हरिया का कलेजा धक धक करने लगा। फिर श्यामलाल ने हरिया से कहा, कहो हरिया, तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही चंदा के मन में धर्म और निष्ठा के प्रति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, मैं इस वक्त धर्म व न्याय के उच्च स्थान पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वह भगवान की इबादत से निकलेगा। मेरे शब्दों में मन का मैल नहीं होना चाहिए। पंचायत शुरू हुई। दोनों दलों ने अपना अपना पक्ष रखा तो श्यामलाल ने कहा, सेठ अमीर चंद को बैल का मूल्य चुकाना होगा, किंतु बैल के मरने से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मुझे रियायत मिलनी चाहिए। हम तुम्हें दंडित भी करना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही बैल की मौत हुई है। फिर इन सब बातों के बीच तब तक चंदा ने अपना फैसला सुनाया। हरिया और सेठ अमीर चंद, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छे से विचार किया है। तुम्हें बैल की कीमत चुकानी होगी। जिस वक्त बैल तुम्हें दिया गया था उसे ना कोई बीमारी थी और ना वह कमजोर था। अगर उसी वक्त उसकी कीमत दे दी जाती तो आज पंचायत ना बुलवा पड़ती। बैल की मौत का कारण यह है कि उससे बहुत अधिक काम लिया गया और उसे दाना पानी समय पर नहीं दिया गया। सेठ अमीर चंद ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसे दंड अवश्य देना चाहिए। यह दूसरा सवाल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। वह तो हरिया की इच्छा पर निर्भर है। अगर वह रियायत कर दे तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। भरी पंचायत में चंदा के गुणगान होने लगे। सभी ने कहा,
पंच में परमेश्वर का वास होता है। पंचायत समाप्त हुई, सब अपने अपने घर को चल पड़े और चंदा हरिया के पास पहुंच गया और कहने लगा, मेरे प्यारे मित्र हरिया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी मैं तुम्हारा दुश्मन बन बैठा था, परंतु आज मुझे झात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है पंच की जुबान पर भगवान का वास होता है। चंदा की यह बातें सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। सच्चाई के एक फैसले ने दोनों को वापस मित्र बना दिया। उनकी मुरझाई हुई मित्रता फिर से हरी भरी हो गई। और हाँ दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।